स्टडीज के नाम पे, और ज्यादातर इंग्लिश डिपार्टमेंट्स ने इसको अपना विषय कहकर, और उसमें फिर जो भी नॉवेल्स लिखे जा रहे थे पश्चिम में, उन नॉवेल्स के बल पे ये कह के कि ये डायस्पोरा स्टडीज है, डायस्पोरा राइटिंग्स है, उस विषय को ही अपने अंदर कर लिया, अधीन कर लिया। ये पहला भ्रम है। खाली डायस्पोरा राइटिंग्स डायस्पोरा स्टडीज नहीं है। राइटिंग्स तो एक बहुत छोटा सा भाग है। कितने लेखक हुए होंगे? अगर हम लंबी लिस्ट बनाएं तो 40 भी नहीं होते हैं। और लिखा कब से जा रहा है, या डायस्पोरा के बारे में बात हम कब से कर रहे हैं, तो वो तो प्राग ऐतिहासिक काल से है। भारतीय, भारत से बाहर प्राग ऐतिहासिक काल से हमें दिखते हैं, दृष्टिगोचर होते हैं कि वो बाहर जा रहे हैं। तो पहले इस शब्द को समझ लें। ये शब्द आमतौर पे माना जाता है कि ग्रीक शब्द है, द्वि और स्पोरा। द्वि मीन्स एट टू प्लेसेस और स्फोरा मीन्स स्कैटर्ड। लेकिन उससे भी पहले ये एक संस्कृत शब्द है। जैसे द्वि और स्फुर, द्वि यानी दो, स्फुर यानी स्फुरित। दो जगह स्फुरित होने वालों को हम डायस्पोरा कहते हैं। लेकिन जो तकलीफ हमारी दूसरी टर्मिनोलॉजी के साथ है वो यहाँ भी है, क्योंकि अंग्रेजी में जब हम इसकी स्पेलिंग लिख देते हैं तो हमें वो शब्द विदेशी नजर आने लगता है। मूलतः द्विस्फुर संस्कृत का शब्द है, और वहीं से, क्योंकि जब लोग बार बार ग्रीक गए और ग्रीस में गए और दूसरे देशों में गए, तो उसे डायस्पोरा के नाम से संबोधित किया जाने लगा। क्या है डायस्पोरा, क्या है? पहले तो ये एक नॉस्टैल्जिया से रिलेटेड एक समूह है। दो शब्द आपको समझने होंगे, एक है माइग्रेशन और एक है डायस्पोरा। माइग्रेशन यानी आप जब एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं, चले जाते हैं, तो आप पहली जगह से किसी स्मृति के रूप में नहीं जुड़ते, आप नई जगह को अपनी जगह बना लेते हैं। जैसे पूरा का पूरा समूह एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर चला गया और उस स्थान को अपनी जगह बना लिया। जैसे बहुत से पारसी आए, तो पारसी भारत में आके वो भारतवासी हो गए। उनको फिर पीछे की धरती से वो दो जगह की राष्ट्रीयता, दो जगह के नागरिक, ऐसा संबंध नहीं है। डायस्पोरा जब दो जगह से जुड़ता है तो एक जगह जो उनकी मूल होती है उसे कहते हैं होम, होम स्पेस, और दूसरी जगह है होस्ट स्टेस। यानी होम यानी जहां से वो घर की भांति जुड़े हुए हैं, जो उनका मूल स्थान है वो होम स्टेट कहा जाता है, होम नेशन कहा जाता है, होम कंट्री कहा जाता है। और जिस जगह वो चले गए उसे होस्ट कंट्री कहते हैं, यानी जहां वो गए हैं और अब वहां रह रहे हैं। तो ये दूसरी टेक्निकल बात हुई। तीसरी टेक्निकल बात है कि डायस्पोरा भी दो तरह के होते हैं। एक है विजिटर डायस्पोरा और एक है सेटलर डायस्पोरा। विजिटर डायस्पोरा का मतलब है 6 महीने से अधिक कोई कहीं जाके रहा। अगर 6 महीने से कम रहा तो उसे हम डायस्पोरा नहीं कहेंगे, टूरिस्ट कहेंगे। वो गए और टूरिज्म करके आ गए। फिर टूरिज्म कैसा भी हो सकता है, प्रोफेशनल टूरिज्म हो, मेडिकल टूरिज्म हो, कल्चरल टूरिज्म हो, नेचर टूरिज्म है, आर्कियोलॉजिकल टूरिज्म है, हिस्टोरिकल टूरिज्म है। आप जिस जगह जा रहे हैं वहां आप एक यात्री की तरह गए और आ गए, वो डायस्पोरा नहीं है। डायस्पोरा का मतलब है कि आपके जीवन से वो या तो शिक्षा के रूप में या आजीविका के रूप में जुड़ा हो, तो ही आप डायस्पोरा का भाग बनते हैं। अगर आप खाली जाके अपने फैमिली को विजिट करके आ गए तो आप डायस्पोरा नहीं है। फिर आप चाहे 2 साल भी रह के आए, वो डायस्पोरा नहीं है। या तो आप शिक्षा ग्रहण करने गए हैं या आपकी आजीविका से रिलेटेड आप गए हैं, तो ही आप डायस्पोरा के या प्रवासी कहलाएंगे। और 2 चरण मैंने कहे, एक है सेटलर और एक है विजिटर। विजिटर यानी आप जाते हैं, रहते हैं और वापस आ जाते हैं। ऐसे फ्रांस के जो नागरिक हैं वो बहुत से देशों में विजिटर डायस्पोरा हुए। यानी फ्रांस वाले कनाडा भी गए,
फ्रांस वाले ऑस्ट्रेलिया भी गए, फ्रांस वाले भारत भी आए जो पौंडीचेरी का भाग है। ऐसे बहुत से देशों में फ्रेंच डायस्पोरा मिलता है जो विजिटर डायस्पोरा है। आजकल भारतीय यूरोपियन कंट्रीज में बहुत जाके रह के और वापस आ रहे हैं, तो वो विजिटर डायस्पोरा है। लेकिन जो दूसरा है वो कहलाता है सेटलर डायस्पोरा। सेटलर यानी आप वहां के निवासी हो जाते हैं, आपका पासपोर्ट वहां का हो जाता है, आपका आइडेंटिटी नंबर वहां का हो जाता है, आप उस देश और राष्ट्र की जो नियमावली है उससे गाइडेड होने लगते हैं, आप उसे फॉलो करते हैं। तो वो सारे नियम जब हम अपना लेते हैं उसे हम सेटलर कहते हैं। उदाहरण देती हूँ, गांधी विजिटर डायस्पोरा थे। गांधी जब साउथ अफ्रीका गए तो वहां से वापस आ गए, वो विजिटर डायस्पोरा है। लेकिन उसी क्रम में बहुत सारे सेटलर डायस्पोरा साउथ अफ्रीका में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं। वो लोग वहां पीढ़ी दर पीढ़ी रह रहे हैं, तो भारतीय हैं लेकिन वहां रह रहे हैं, इसलिए वो सेटलर डायस्पोरा है। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है डायस्पोरा में, वो है हाइफन। हाइफन यानी बीच का डैश। जो पहला शब्द है वो हमेशा इंडो कहलाता है, भारतीय। इंडो के आगे उस देश का नाम आता है जिस देश में ये प्रवासी जाकर रह रहे हैं। तो हम कहते हैं इंडो नेपालीज, इंडो यूरोपियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, इंडो कनाडियन, इंडो अमेरिकन, इंडो अफ्रीकन, इंडो सिंगलीज, इंडो मलेशियन, अब इंडो जापानीज। यानी भारतीय हैं लेकिन उस देश की जो छाप है वो भी आप कैरी करते हैं, और उन दो गुणों को, उन दो एथनिसिटी को, पहचान को, आइडेंटिटी को बीच में जोड़ने वाला हाइफन है। ये हाइफन कनेक्टर भी है और डिवाइडर भी है। ये दो राष्ट्रों की आइडेंटिटी को कनेक्ट भी करता है और उसे डिवाइड भी करता है। कनेक्ट कैसे करता है कि भारतीय तो है लेकिन उस राष्ट्र से भी संबंधित हैं, तो हम दो आइडेंटिटीज लेकर चल रहे हैं। लेकिन डिवाइड कैसे करता है, ऐसे समझिए कि इंडो बांग्लादेशी या इंडो सिंघलीज जो श्रीलंका में रहते हैं, वो इंडो कैनेडियन, इंडो जापानीज से अलग होंगे। सारे प्रवासी एक जैसे नहीं होंगे। जिस जिस देश में, जिस जिस महाद्वीप में भारतीय जाकर बसे हैं, उस देश की छाप इन भारतीयों पर स्वतः आ जाएगी। इसलिए जब हम 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय सम्मेलन करते हैं, यहाँ ये बता दूं 9 जनवरी को क्यों होता है, क्योंकि महात्मा गांधी 1917 में 1915 में 9 जनवरी को ही भारत वापस आए थे। इसलिए उस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है। जब ये सम्मेलन होता है तब हम ये बात बड़ी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि अमेरिका से आए हुए भारतीय, ऑस्ट्रेलिया से आए हुए भारतीय, फिजी से आए हुए भारतीय, न्यूजीलैंड से आए हुए भारतीय, मॉरिशस से आए हुए भारतीय, अफ्रीका से आए हुए भारतीय कैसे अलग दिख रहे हैं। फ्रांस से आए भारतीय, जर्मनी से आए भारतीय, नीदरलैंड से आए भारतीय, उनकी भाषा अलग है, उनकी पहचान अलग हो गई है, उनका ग्रुपिंग करने का, समूहों का सिस्टम अलग हुआ है। तो ये जो हाइफन है वो कनेक्टर भी है और डिवाइडर भी है। अब कैसी होती है ये आइडेंटिटी? ये आइडेंटिटी बहुत तरह से हम बता सकते हैं। तो इसकी बहुत सी थियरीज बनी हैं, जिसमें से 2 थियरी विश्व में मेरी भी एक्सेप्ट हुई हैं। जो मेरी एक्सेप्ट हुई है उनकी बात करें तो पहली थियरी है बैनियन ट्री थियरी। बैनियन यानी बरगद का पेड़, बरगद के पेड़ की थियरी यानी बैनियन ट्री थियरी।
बरगद हमारे देश में बहुत ही पवित्र वृक्ष माना जाता है। उसकी पूजा होती है, उसमें बहुत शक्ति होती है, बड़ा बलशाली पेड़ है। और इतना बलशाली पेड़ है कि उसके पत्ते और डाली उसके बोझ से वापस धरती की तरफ झुकने लगते हैं और खूब बड़े वृत्ताकार रूप में पेड़ बनता है। और जो वो बहुत दूर दूर तक फैलने लगता है तो उसके भार से वो नीचे झुक जाती हैं, डालियां इतनी झुक जाती हैं कि जमीन छूने लगती हैं। और जिस भी जगह वो डाली जमीन छूती है वहां से नई जड़ निकलकर नया बरगद का पेड़ खड़ा हो जाता है। तो वो भाग तो उसी बरगद के पेड़ का है जिसमें से शुरू हुई थी वो डालियां, लेकिन हर जगह नया बरगद का पेड़ भी खड़ा हो जाता है। ये बैनियन ट्री थ्योरी है, यानी प्रवासी भारतीय भारतीय हमेशा रहते हैं, चाहे वो अपने नाम से परिलक्षित करे, चाहे अपने आचरण से करे, चाहे बोली से करे, चाहे पहनावे से करे, चाहे भोजन से करे, चाहे व्यवसाय से करे, चाहे अपने स्क्रिप्चर्स में करे, चाहे अपने रहन सहन में करे, चाहे त्योहारों में करे, चाहे शादी और मृत्यु के संस्कारों में करे, कैसे भी करे, वो भारतीय पुट तो है। इसलिए मूल वृक्ष तो वही है, लेकिन उसके बाद वो जहां जहां झुक कर नई जड़ें बनाई हैं वहां एक नया पेड़ खड़ा हुआ है। तो उन्होंने अपनी जड़ें वहां भी बना ली हैं। और उन जड़ों को आज हम देखते हैं, कहीं भारतीय मूल के प्रेसिडेंट हैं, कहीं भारतीय मूल के प्राइम मिनिस्टर हैं, कहीं भारतीय मूल के एडवाइजर्स हैं, कहीं भारतीय मूल के मिनिस्टर हैं, एमपी हैं, लोकल गवर्नर्स हैं। ऐसे बहुत सी जगह उन्होंने जबरदस्त अपनी जगह बनाई है। तो ये बैनियन ट्री थियरी डायस्पोरा की एक इंपॉर्टेंट थियरी है। दूसरी थियरी जो मेरी एक्सेप्ट हुई है डायस्पोरा के वर्ल्ड में वो है सैलेड बाउल थियरी। सैलेड बाउल, सैलेड आपको पता है सलाद क्या होता है। सलाद सब्जियों का, फलों का, मेवे का, अलग अलग तरह के सलाद होते हैं। जब हम सलाद को एक बाउल में सजाते हैं या एक प्लेट में सजाते हैं तो हमें हर चीज अलग दिखती है। हम पहचान सकते हैं ये खीरा है, ये केला है, ये अमरूद है, ये टमाटर है, ये अलग दिख रही हैं, लेकिन उसके अलग दिखने के बावजूद वो एक समूचे बाउल का ही अंग है। उसी बाउल में वो सजी हुई है। यानी भारतीय यहाँ से कई देशों में गए हैं, कई राष्ट्रों में गए हैं, कई महाद्वीपों में गए हैं, लेकिन वो है तो उस भारतीय बाउल के ही अंग। तो बाउल भारत है और उसके अंदर सजे हुए इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हमारे प्रवासी भारतीय हैं जो अलग अलग देशों में गए हैं। तो जब हम प्रवासी भारतीय कहते हैं, जब हमारी सरकार प्रवासी भारतीयों के लिए कोई नीति बनाती है तो इन सारे प्रवासी भारतीयों पर एक साथ लागू हो जाती है। हम ये नहीं कहते कि ये नीति यूरोपियन इंडियंस के लिए है या ये नीति अमेरिकन इंडियन के लिए है, पूरे प्रवासी भारतीयों के लिए है। तो जो बाउल है वो भारतीय है, लेकिन उसके अंदर जो हमें अलग अलग इंग्रेडिएंट्स दिख रहे हैं वो सभी देशों के हैं। इनके अलावा जो दूसरी पॉपुलर थियरी है उसमें एक है चटनी पॉप थ्योरी। चटनी पॉप का मतलब है कि इतना घुल मिल गए हैं, और घुल मिले हैं माने खाली वहीं की संस्कृति से नहीं घुले, अपनी संस्कृति उसमें घोल दी है। तो इसलिए वो ऐसी चटनी बन गई है कि उसको वहां के लोग पॉप म्यूजिक की तरह भी यूज कर सकते हैं, अपना लिया है उन्होंने। इसमें भोजन आता है, जितने भी दुनिया में इंडियन रेस्टोरेंट की चेन है बड़ी सक्सेसफुल है, और इसमें भारतीय उत्सव आते हैं, जैसे गरबा आ गया या कोई और रास आ गया तो वहां बड़े पॉपुलर हैं, भांगड़ा आ गया, ऐसे कई सारे उत्सव बड़े पॉपुलर हो गए हैं। इसी तरह खाना, देखना और अब पहनना, भारतीय साड़ी फिर से बड़ी मशहूर हुई है। भारतीय कुर्ता जो जेंट्स पहनते हैं या जैकेट, जैकेट बहुत फेमस हुई है। तो इस तरह चटनी पॉप, यानी हमने अपनी संस्कृति इस तरह से दी कि उन्होंने अपनी संस्कृति में भी उसको अपना लिया है। चौथी जो थियरी है वो कहलाती है सैंडविच थियरी।
सैंडविच थियरी का मतलब है कि ऊपर और नीचे तो कुछ बाहरी कलेवर है, बाहर का उनका वातावरण है, बाहर का पर्यावरण है, लेकिन जो अंदर दबा हुआ है वो मूल भारतीय है। स्वाद उसमें है जो अंदर है, टेस्ट उसमें है जो बीच में है, और वही हमें डिफरेंट करता है। जैसे ही आप एक सैंडविच की फिलिंग चेंज कर देते हैं, उस सैंडविच का नाम चेंज हो जाता है। तो जैसे ही हम सैंडविच थियरी कह रहे हैं, तो जो रंग अंदर भर देते हैं सैंडविच का, जो टेस्ट भर देते हैं, उसके ठीक है भाई साहब, हिसाब ठीक से है। वो पूरी आइडेंटिटी आपको ही चेंज। एडमिशन किस में, डिप्लोमा करना है या फिर कोर्स करना है? अरे कितने दे दूंगा योगा वाला क्या? डिप्लोमा मत करिए, 1 मिनट में कपिल मीणा जी आप शायद मुझे सुन पा रहे हैं? कपिल मीणा जी अपना माइक ऑन करिए। आप रविंद्र की या रमेश जी निकाल दीजिए, रिमूव कर रहा हूँ। रिमूव कर दीजिए। क्षमा चाहता हूँ मैं आदरणीय कुलपति महोदय से इस विघ्न के लिए। हम आगे चलते हैं। तो बहुत ये अच्छा है। सैंडविच थियरी बड़ी इंपॉर्टेंट थियरी है। ये बाहर से तो दिखता है कि वो देश उसका रंग आ गया है। हम जैसे किसी भारतीय को बहुत दिनों तक अमेरिका में रहते हुए देखें, इंग्लैंड में, जर्मनी में, फ्रांस में रहते देखें, तो हम बाहर से तो लगता है उस देश का रंग आ गया, क्योंकि बाहरी कलेवर सैंडविच का जो होता है, वो जो ब्रेड का पीस है वो दिखता है, उसका दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर वो मूल भारतीयता है दबी हुई, और हमेशा टेस्ट उससे बनता है। जो स्वाद आ रहा है, जो पहचान है, वो अंदर के इंग्रेडिएंट से, फिलिंग से आ रही है। तो जो फिलिंग है वो भारतीय है। ये थियरी भी बहुत ज्यादा एक्सेप्टेड है दुनिया में। अब कई चीजें मैंने आपको बताई टेक्निकल लेवल पे, होम स्पेस, होस्ट स्पेस, फिर कितनी तरह की थियरीज हैं, ये सब चीजें। लेकिन भारतीय प्रवासी या इंडियन डायस्पोरा क्यों इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत जरूरी है। कितनी तरह के हमारे वो है, जिसे हम कहें डायस्पोरा के चरण हैं, कितने तरह की उनकी वैरायटीज हैं, ये सब देखना जरूरी है। तो एक होता है क्लासिक डायस्पोरा। क्लासिक डायस्पोरा का मतलब है जो बिल्कुल प्राग ऐतिहासिक काल में हमें दिखा है, यानी लोग धर्म की यात्राएं करते थे तो दूसरे देशों में गए, कहीं बिजनेस करते थे तो सुदूर अफ्रीका तक अपने जहाज लेके गए, या यूरोप में, या अल बरूनी जैसे लिखता है अरेबिक कंट्रीज में गए, तो कहीं ज्ञान लेकर गए, कहीं अपना उपभोक्ता का सामान लेके गए, कहीं राजाओं की तरह भी गए। अपना, जिसे हम कहते हैं कि राम के दो पुत्र थे, लव और कुश, तो लव गए पश्चिम की तरफ, और नहीं, लव गए पूर्व की तरफ और कुश गए पश्चिम की तरफ। तो वो भी डायस्पोरा का विस्तार है। जो आज जितने भी देश हैं जिनके आगे स्थान लगा है, जैसे अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, कहते हैं ये सारा हमारा भारत का ही एक अंग था, वो स्थान लगा हुए जितने भी क्षेत्र है। तो इस तरह से डायस्पोरा क्लासिक डायस्पोरा है। क्लासिक डायस्पोरा के बाद आता है बंधुआ डायस्पोरा। अब ये बंधुआ डायस्पोरा क्या है? बंधुआ डायस्पोरा है जो गुलाम प्रथा जब खत्म हो गई दुनिया से, तो भी लोगों को तो काम करने बाहर ले जाना ही था, तो उन लोगों से कॉन्ट्रैक्ट कराया गया और उन्हें इंडेंचर्ड लेबर बनाया गया, यानी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उनसे एक तरह का करार करा के उनको यहाँ से दूसरे देशों में कहीं गन्ने की खेती करने, कहीं रेलवे लाइन डालने, कहीं उनसे और चावल उगवाने, कहीं उनको सिक्योरिटी गार्ड की तरह, कहीं उनको सेना में सैनिकों की तरह, तो भारत से बहुत सारे देशों में ले जाया गया। ये बंधुआ है, इंडेंचर्ड लेबरर्स है। इंडेंचर्ड लेबरर्स थोड़े से खत्म हुए, व्यवस्थाएं आने लगी, तो हमने देखा ब्रेन ड्रेन। 1960 के लगभग बहुत ब्रेन ड्रेन हुआ भारत से। जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ, भारत में नई नई इनकी एजुकेशन की, शिक्षा की संस्थाएं आई, IIM आए, IIT आए, उसमें से निकले बच्चे और मेडिकल साइंसेस से निकले बच्चों को लगा भारत में तो कोई हमारे लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो वो पढ़े लिखे बच्चे, प्रोफेशनल बच्चे दूसरे देशों में जाके सेटल होने लगे, तो हुआ ब्रेन ड्रेन। अब जो युग है वो युग है ब्रेन गेन का।
अब वापस हमें बाहर से जो बैठे हैं हमारे प्रवासी, वो या तो आ रहे हैं या अपना ज्ञान वहां से नॉलेज शेयर कर रहे हैं, तो वो ब्रेन गेन का टाइम आ गया है। तो ये कई सारे चरण हैं भारतीय डायस्पोरा के जिन्हें समझना है, और इनकी कई सारी वेव्स भी हैं। क्लासिक वेव्स है, इंडेंचर्ड वेव्स है, फिर उसके बाद आती है जो एक है स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड एंड नॉन स्किल्ड। स्किल्ड यानी पूरी तरह के प्रोफेशनल जिसे हम कहते हैं, जो बड़ी बड़ी पदवी लेकर बड़े संस्थानों से पास आउट हुए हैं। सेमी स्किल्ड का मतलब है कोई ड्राइवर है, कोई नर्स है, कोई कंपाउंडर है, कोई टेक्नीशियन है। और नॉन स्किल्ड का मतलब है जैसे कोई माली है, कोई सिक्योरिटी गार्ड है, कोई कुक है। इनकी भी बहुत ज्यादा, बहुत तादाद में विदेशों में जरूरत पड़ती है। कौन से क्षेत्र हैं भारत में से जहां से सबसे ज्यादा प्रवासन हुआ है? तो पंजाब है, आंध्र प्रदेश है, बिहार है, पूर्वी उत्तर प्रदेश है, बंगाल है, तमिलनाडु है, गुजरात है, ऐसे महाराष्ट्र है। ऐसे राज्य हैं जहां से बहुत ज्यादा बाहर के देशों में माइग्रेशन हुआ है और वो डायस्पोरा का भाग बने हैं। अब कुछ चरण समझने होंगे। एक चरण वो था जब डायस्पोरा खुद जा रहे थे, यानी व्यापारियों का एक समूह है या ज्ञानियों का एक समूह है, शिक्षाविद का कोई समूह है। क्योंकि हमें पता है जब तक्षशिला और नालंदा जैसी 29 यूनिवर्सिटीज भारत में थी, और आपको पता है उन 29 यूनिवर्सिटीज में से सबसे कम जो छोटे समय चली है, जो जल्दी खत्म हो गई, वो थी 650 साल तक चलने वाली। जो सबसे कम ड्यूरेशन की पुरातन यूनिवर्सिटी खत्म हुई वो 650 साल चली। जो सबसे ज्यादा चली वो 1250 साल चली। तो आज हम कहते हैं 100 वर्ष पुराना विश्वविद्यालय। वो पुराना नहीं है, वो तो बड़ा यंग है, अभी तो शुरू हुआ है, शैशव काल है उसका। इतने सालों तक विश्वविद्यालय चले हैं हमारे, और उन विश्वविद्यालयों में लगभग 10-10 हजार विदेशी विद्यार्थी पढ़ते थे एक एक वर्ष में। तो आप सोच सकते हैं कि वो जो डायस्पोरा का आवागमन था, सिर्फ वहां से आ रहे हो विद्यार्थी तो नहीं हो सकता ना, यहाँ से भी लोग जा रहे होंगे। इसीलिए उस दौरान हमने मेगास्थनीज देखा और फायान देखा, और तिब्बत में जो तिब्बती भाषा बनी, उनके स्कॉलर्स यहाँ भेजे गए, उन्होंने संस्कृत सीखी, संस्कृत से अपनी लिपि बनाई और उस लिपि से तिब्बती भाषा बनी। इसी तरह भारत से इतने विद्वान चाइना गए, बुद्धिस्ट टेक्स्ट लेकर गए, कुमारजीव उसमें से एक हैं। और ऐसे बहुत से कुछ शासकीय कारणों से गए, कुछ ज्ञान की परंपराओं से गए। तो ये जो आवागमन हुआ ये बहुत समय से चल रहा था, लेकिन ये अपने अपने स्तर पे था, इसमें कोई एक पैटर्न नजर नहीं आता है। जो मूल पैटर्न नजर आया वो आता है इंडेंचर्ड लेबरर्स का, आंतरिकी का, जिनसे कि करार किया गया जब 19वीं सदी में हमारी गुलाम प्रथा खत्म हुई। 1832 में आखिरी वो जहाज गया था। उसके बाद जब ये कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स आए, उसके बाद हम इंडेंचर्ड लेबरर्स का एक पूरा युग देखते हैं। उनको बड़ा भरमा के ले जाया गया, झूठ बोल के ले जाया गया। मॉरिशस में कहा गया आप पत्थर उठाओगे तो सोना निकलेगा, और वहां तो कुछ भी नहीं था। उसको मारीच देश कह के ले गए कि वो तो सोने के हिरन वाला देश है। ऐसे ही बहुत दूर दूर तक ले गए भारतीयों को। उनका बड़ा शोषण हुआ, उनकी बड़ी बड़ी आत्मकथाएं आई हैं। गांधी जी जो महात्मा गांधी बने वो ऐसे ही एक शोषण की कथा से ही बने हैं, जब उन्होंने साउथ अफ्रीका जाके इतने सारे अन्याय देखे भारतीयों पे होते हुए। लाला लाजपत राय ने इतना अध्ययन किया अमेरिका और यूरोपा के, उनके जो लेख हैं वो पूरे लेख इसी से निकले हैं कि कैसे उन्होंने वहां देखा उनकी सभ्यताओं को और भारतीयों के प्रति उनके आचरण को। इसी तरह स्वामी विवेकानंद का एक रोल है, वीर सावरकर का एक रोल है, श्यामजी कृष्ण वर्मा का एक रोल है। पहली जब हम राजनीतिक रूप से हम पहला भारतीय प्रयास देखते हैं अंग्रेजों के विरुद्ध, तो वो रानी जिंदा कौल थी,
जो रणजीत सिंह की पत्नी थी, महाराजा रणजीत सिंह की पत्नी 17वीं शताब्दी में उनके पति की मृत्यु के बाद छोटे से 5 वर्ष के पुत्र को अंग्रेजों ने हड़प लिया था, पूरा राज्य हड़पने के चक्कर में, और रानी वहां से भागकर नेपाल गई, नेपाल में सेना इकट्ठी की और किस तरह उन्होंने अंग्रेजों का मुकाबला करना शुरू किया। और इस दौर में बहुत सारे ऐसे प्रयास हुए डायस्पोरा के जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। उसमें चाहे सुभाष चंद्र बोस अपनी आर्मी बनाकर भाग लेते हों, चाहे बरकतुल्ला खान जो भोपाल से ही थे, और राजा महेंद्र सिंह, उन्होंने अफगानिस्तान में पूरी सरकार बना दी थी। विश्व के 19 देशों ने उस सरकार को रिकॉग्नाइज दिया था, मान्यता दी थी। ऐसे बहुत से प्रयत्न हैं जो डायस्पोरा के हुए। कनाडा में गदर आंदोलन हुआ, उस गदर आंदोलन में किस तरह से वहां से शस्त्र आदि यहाँ भेजे गए और एक अंडरहैंड स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। यूरोप में हमें पता है इंडिया हाउस लंदन में बना और उसमें किस तरह से श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, वीर सावरकर ने भाग लेके वहां जागरण पैदा किया जो वहां भारतीय मूल के लोग थे। तो ऐसे बहुत से प्रयास जिन्हें हम सांस्कृतिक प्रयास कह सकते हैं, राजनैतिक प्रयास कह सकते हैं, भारतीय डायस्पोरा ने अलग अलग अपनी अपनी भूमि में किया। आप डायस्पोरा में 2 टर्म सुनते होंगे, एक टर्म है एनआरआई और एक है पीआईओ। एनआरआई है नॉन रेजिडेंट इंडियंस और पीआईओ है पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये क्या है? 1947 में जब भारत आजाद हुआ, हमें स्वतंत्रता मिली, तो भारत सरकार ने एक बड़ी दुखदाई घोषणा कर दी। भारत सरकार ने कहा आज जो भारत में है सिर्फ वही भारतीय कहे जाएंगे, उसके बाहर जो जहां है वो उस देश का नागरिक है, वो भारतीय नहीं कहे जाएंगे। इस एक डिसीजन ने बहुत सारे लाखों भारतीयों को भारत से अलग कर दिया, क्योंकि हमें ये समझना होगा कि जो भारत से बाहर रहते हैं वो भारत से इमोशनल कनेक्ट रखते हैं, भावनात्मक कनेक्ट रखते हैं, और भारतीय उन लोगों से इकोनॉमिक कनेक्ट रखते हैं। ये बड़ा अजीब सा मेल है। हम जब प्रवासी भारतीयों को देखते हैं तो हमारे दिमाग में इकोनॉमिक्स आता है, फाइनेंस आता है, अर्थशास्त्र आता है, पैसा रुपया समृद्धि आती है। लेकिन भारत के बाहर रहने वाला जब भारत को देखता है तो उसके मन में सिर्फ भावनाएं आती हैं। सो दे आर कनेक्टेड विद इमोशनल कनेक्ट and we are connected with economic connect. If we merge these two, if we connect these two, it's the best combination of the world. अगर हम इसको टैप कर लेते हैं तो ये विश्व का अद्भुत कॉम्बिनेशन है, क्योंकि वो भारत की ग्रोथ करेंगे भावनात्मक रूप से और भारत को उनकी समृद्धि का लाभ मिलेगा। तो इस जैसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। लेकिन 1947 में ये कहा गया कि जो आज भारत में है बस वही भारतीय है, भारत के बाहर रहने वाले कोई भी भारतीय नहीं है। इसका एक बड़ा कारण था क्योंकि भारत का विभाजन हुआ था और विभाजन होने के कारण हम पाकिस्तानियों को भारतीय नहीं गिन सकते थे। तो हमें कोई भी जल्दी नहीं करनी चाहिए अपनी थियरीज क्रिएट करने में। हम किसी को भी जल्दी से लताड़ नहीं सकते, हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। एज ए स्कॉलर हमको जितने भी पॉसिबल रीजंस हैं उन रीजंस को पहले एनालाइज करना चाहिए। तो वो एक भारत के लिए बहुत बड़ी क्षति थी। उस समय कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी भारत के एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी हमें पता है, जिन्होंने भारतीय विद्या भवन की स्थापना की। उन्होंने पहली बार भारत से बाहर रहने वाले भारतीयों के लिए एक शब्द दिया और उन्हें कहा
भारतवंशी, इसलिए पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, PIO। जो लोग 1947 में भारत के बाहर थे उन्हें हम भारतवंशी कहते हैं या PIO कहते हैं। जो लोग 1947 के बाद विदेशों में गए और रहे उन्हें हम NRI कहते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा टेक्निकल फर्क है, इसको हमें समझना होगा। NRIs 1947 के पहले गए भारतीयों को नहीं कहा जा सकता, यानी भारतीय सरकार अगर कोई भी पॉलिसी बनाएगी तो वो ये स्पष्ट करेगी कि ये पॉलिसी PIO के लिए है या NRI के लिए है या फिर दोनों के लिए है। और उसके बाद हमने देखा कि जब मोदी सरकार 2014 में आई तो उन्होंने दोनों को मिक्स करते हुए एक कार्ड बनाया, एक कॉमन कार्ड बनाया, और वो कॉमन कार्ड PIO और NRIs दोनों को दिया गया। उस कार्ड के बल पर, जिसे कहते हैं सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड, उस कार्ड के बल पर चाहे NRI हो चाहे PIO हो, किसी को भी भारत के लिए वीजा लेने की जरूरत नहीं है। अगर वो कार्ड बन गया तो वही कार्ड परमानेंट वीजा है। उनको अपने देश आने के लिए, मूल देश में आने के लिए किसी को भी और वहां का एम्बेसी देती है, जिस भी देश में वो रह रहे हैं उस एम्बेसी से आप उस कार्ड को रिलीज करा लेते हैं और फिर आपको भारत आने के लिए वीजा नहीं लेना पड़ता। तो ये जो डायस्पोरा है, डायस्पोरा बिल्कुल लिटरेचर नहीं है, लिटरेचर से इसका कोई संबंध भी नहीं है। एक्चुअली देखा जाए तो डायस्पोरा एक बहुत बड़ा विषय है जिसमें राजनीति, जिसमें अर्थशास्त्र, जिसमें मनोविज्ञान, जिसमें साइंसेस, जिसमें पॉलिटिकल साइंस, ये सब चीजें आती हैं, फिलॉसफी आती है, हिस्ट्री आती है। तो डायस्पोरा अपने आप में एक मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है। इस कोर्स के चलते बहुत से लेखन हुए, जैसे तोताराम सनाड्य की फिजी में मेरे 21 वर्ष ये आत्मकथा लिखी, या मुंशी रहमान खान की आत्मकथा है, या गांधी जी का हिंद स्वराज है, ये सब डायस्पोरा राइटिंग्स हैं। या लाला लाजपत राय के बहुत सारे निबंध हैं। ऐसे बहुत सारे हमें लेखन मिलेंगे, लेख मिलेंगे किताबों के रूप में और दूसरी तरह, जो डायस्पोरा के अध्ययन में और उनकी फिलॉसफी में, उनके शोध में हमें बहुत बहुत सहायक होते हैं। एक बड़ा सुंदर नॉवेल लिखा रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जिस नॉवेल का नाम था काबुली वाला। काबुली वाला एक अफगानी बादाम और चिलगोजा बेचने वाले की कहानी है, जो अफगानिस्तान से भारत आकर अपने मेवे बेचता है और फिर चला जाता है। और इस मेवे बेचने के परिक्रम में वो एक छोटी सी बच्ची से बहुत दोस्ती कर लेता है, बहुत छोटी बच्ची है, उससे दोस्ती हो जाती है। फिर कुछ ऐसे घटनाक्रम में आता है कि वो जेल चला जाता है बहुत सालों के लिए, और जब वो जेल से वापस आता है तब तक वो बच्ची बहुत बड़ी हो गई है, अब वो बच्ची भूल गई है उसे, लेकिन काबुली वाला उसे कभी नहीं भूल पाया क्योंकि उसकी उतनी ही बड़ी अपनी बच्ची थी। तो वो हमेशा इस बच्ची में अपनी बच्ची की प्रतिछाया देखता था। और इस तरह से एक बहुत सुंदर नॉवेल है, उस पर एक फिल्म बनी थी और उस फिल्म का एक गाना है, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। उसकी गाने की कुछ पंक्तियां हैं, छोड़कर अपनी जमीन को दूर आ पहुंचे हैं हम, दिल में है यही तमन्ना, तेरे जर्रों की कसम, जिस जगह पैदा हुए हैं उस जगह ही निकले दम। ये देखा जाए तो डायस्पोरा को पूरा व्याख्यात कर देता है कि अपनी जमीन को छोड़ के हम बहुत दूर आ गए हैं, लेकिन उस दूरी ने भी हमें अपनी जमीन से तोड़ा नहीं है।
अंत में तो अपनी जमीन तक आने की ही इच्छा होती है। तो ये जो डायस्पोरा विषय है, ये आपको बहुत शोध में बहुत हेल्प करेगा। अगर आप अपने रिसर्च सब्जेक्ट्स जब चुनेंगे, तो उन रिसर्च सब्जेक्ट्स को चुनने में डायस्पोरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाता है। क्योंकि और अभी तो विश्व का सबसे बड़ा स्कूली प्लेटफॉर्म NIOS है, आप लोगों में से कई जानते होंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। जैसे कॉलेजेस के लिए इग्नू है, ऐसे स्कूल्स के लिए NIOS है। अभी परसों ही मेरे पास फोन था, उन्होंने भी बहुत बड़ा डायस्पोरा डिवीजन खोला है, और वो विश्व में उस डिवीजन के थ्रू अपनी पढ़ाई अब शुरू करेंगे। तो ये जो विषय है बड़ा ग्रोइंग विषय है, इसकी बहुत सारी बातें हैं, एक्चुअली बहुत सारा लेखन है। लेकिन कृपा करके खाली अंग्रेजी नॉवेल्स को डायस्पोरा मत कहिएगा। वही किरण देसाई, वही अनीता देसाई, वही नायपॉल, ये लोग बिल्कुल नहीं इसमें चलते हैं जब तक आप मूल डायस्पोरा लेखन तक ना जाए। आपको मूल डायस्पोरा लेखन अफ्रीका में ढूंढना होगा, आपको इंग्लैंड में ढूंढना है, आपको नीदरलैंड्स में ढूंढना है, आपको मॉरिशस में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, इन सब कंट्रीज में आपको डायस्पोरा का लेखन मिलता है। और हमारा दायित्व है कि जो हमारी परंपराओं को बाहर निभा रहे हैं, उनके लेखन को हम यहाँ उतनी ही मतलब इज्जत दें, उनको उतनी पहचान दें, उनको उतना ही सम्मान दें। तभी हम डायस्पोरा के प्रति अपने कर्तव्य को निभा सकते हैं। और इसीलिए आप देखते होंगे अब डायस्पोरा के प्रति बहुत सी पॉलिसीज भी चेंज हो रही हैं। भारत सरकार ने बहुत सी पॉलिसीज को चेंज किया है। अब हमारे विश्वविद्यालयों में जो डायस्पोरा के प्रोफेसर्स हैं, वो डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, हमारे मेंटर बन सकते हैं, एडवाइजर बन सकते हैं, प्रोफेसर एमेरिटस बन सकते हैं। हम उनको अपने विश्वविद्यालयों में जोड़ के उनका जो नॉलेज है, वो नॉलेज शेयरिंग से हम उन्हें प्रतिस्थापित कर सकते हैं। और चेयर्स अपनी बाहर के विश्वविद्यालयों में खड़ी कर सकते हैं, भारतीय मूल की चेयर्स। तो अब विश्व भर में कहीं संस्कृत पढ़ाई जा रही है, कहीं वेद पढ़ाए जा रहे हैं, कहीं यहाँ की नाट्य परंपराएं पढ़ाई जा रही हैं। ऐसे बहुत से संस्थान हैं, जैसे अक्षरधाम है, भारतीय विद्या भवन है, बहुत से समुदायों के संस्थान हैं, जो संस्थान ऐसे परंपराओं को वहां के लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उन्हें दीक्षित परीक्षित कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं डायस्पोरा में। कम्युनिकेशन थियरी, आप देखिए लोकल जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं, उन सबके ओवरसीज एडिशन शुरू हो गए हैं, और वो डिजिटल हैं। चाहे दैनिक भास्कर हो, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो, चाहे नवभारत टाइम्स हो, चाहे नई दुनिया हो, सबके ओवरसीज एडिशंस हैं। और इसी तरह आप देखिए जो हमारे टीवी चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स के प्रोग्राम्स भी पूरे विश्व में पढ़ाए जा रहे हैं, वो सॉरी दिखाए जा रहे हैं। जो भी हमारे टीवी सीरियल्स हैं या पिक्चर्स हैं, एक्चुअली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तो हमारी लार्जेस्ट इंडस्ट्री है, जिससे कि हमें रेवेन्यू मिलता है। और वही एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने हमारी भाषा और हमारी संस्कृति को प्रवासी भारतीयों में बनाए रखा है। तो उनका रोल बहुत बड़ा है इस पोषण करने में। तो डायस्पोरा अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा विषय है। ये आज का मैंने एक परिचयात्मक ही आपके लिए एक छोटा सा लेक्चर रखा है। इस पर बहुत लंबा हम बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन अब हम जब भी इसके बारे में बात करें, तो पहले तो ये सोच के करें कि सबसे पहले भारतीय ही थे जो विश्व में गए हैं, सबसे उन्नत सभ्यता अपनी है। तो ये कहना बंद कीजिए कि डायस्पोरा एक ग्रीक शब्द है। डायस्पोरा सच में एक संस्कृत शब्द है। मैंने आपको दोनों रूट्स बताए, द्वि और स्फुर, और द्विस्फुर से ही डायस्पर बना, जो कि ग्रीक ओरिजिन यहाँ से ही आया है। इसलिए हमें कई जगह अपनी जो पायनियरिंग है, यहाँ जो पहला चरण जो हमारा है, उसको पहले चरण पे ही बना के रखना चाहिए। हमें सिर्फ इसलिए कि पश्चिम को ही अधिकार है हमसे आगे रहने का, तो हम पीछे रह जाएं, ऐसा हमें नहीं करना है। With these words, I think I should stop today, and if you have any questions, you can ask the questions.
बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो ऐसे अपने ही लोगों का क्या आभार व्यक्त करेंगे, फिर भी आप विद्यार्थियों, आपके मन में कोई जिज्ञासा हो तो उनके लिए यहाँ पर हमारी माननीय कुलपति महोदया उपलब्ध हैं, ये हमारा सौभाग्य है। उसके पहले हमेशा की तरह कुछ मोती मैंने इस महासागर से सजो हैं, उनके बारे में बात कर ली जाए तो एक तरह से लेक्चर भी रिकैप्चर हो जाएगा और हम लोगों को कुछ बातें जो ज्ञान के रूप में प्राप्त हुई है, बिंदु सूत्र के रूप में प्राप्त हुई है, उनका भी हमें भान होगा। दिग्विराज जी, मैं आपके प्रश्न पर जरूर आऊंगा। उत्पत्ति से लेकर सारी चीजें और जिस तरह दीसपुर से स्फूर्ति आई इस लेक्चर के माध्यम से, गजब कि जिस तरह से मैडम ने पूरे एटिमोलॉजिकल जो उसका, जहाँ से ये वर्ड, जहाँ से ये भ्रांतियां भी उत्पन्न हुई, शब्द भी उत्पन्न हुए और लोग डायस्पोरा को लेकर किन किन भ्रम में रहे, वो आज मेरे ख्याल से कुछ हद तक दूर हुआ होगा। और मैं क्या कहूँ कि कहाँ शुरू करूँ कहाँ अंत करूँ। आप देखिए पूरा जिस तरह बताती गई 9 जनवरी को मुझे भी बड़ा आज जानकर तो आश्चर्य हुआ ही। 9 जनवरी को हम 1915 की बात रही होगी जब भारतवासी ये गर्व का विषय रहा कि महात्मा गांधी इस पुण्य भूमि पर आए और अपने इसको कर्मस्थली मनाया, वहाँ से उन्होंने जानकारी हमें दी। फिर कुछ थ्योरीज थी जो एक तो दो तो उन्हीं के द्वारा इजाद की गई है, मुझे मेरे सिलेबस में मैंने अंकित किए। हमारे विद्यार्थी शायद सौभाग्यशाली ही होंगे कि बनियन ट्री और सेलेट बाउल थ्योरी, तीसरी थ्योरी में शायद मिस कर गया, जरूर पूछना चाहूँगा बाद में, सैंडविच थ्योरी, और फिर उनको उनके अलग अलग क्लासिफिकेशन, क्लासिक डायस्पोरा। फिर आप देखिए कि उन्होंने बताया कि किस तरह से हम इंडेंचर्ड लेबर के रूप में भी रहे, फिर हम कहाँ से कहाँ हम भारतवंशी के रूप में आए। तो सारी चीज़ों को यदि मैं संग्रहित करने का प्रयास करूं और उसमें भी ये ज्ञान परंपरा की हमारा जो विश्वविद्यालयों की स्थापना थी, हम 100 वर्ष मानते हैं तो बड़ा समझते हैं, 600 और 1200 वर्ष तो हमारे विश्वविद्यालय ने अपने ज्ञान की परचम को फैला रहे, पूरे विश्व में फैलाने में लगा दिया था। फिर उन्होंने कुछ शब्दों के बारे में बात की जो मुझे बड़े ज्ञानवर्धक लगे और आगे जाकर उन पर बहुत निगूढ़ पक्ष को लेकर शोध किया जा सकता है। सेटलर्स, विजिटर्स, इनमें क्या क्या अंतर है और इनको किस रूप में देखा जाए। और ये भी बताया गया है कि भारत के किन किन प्रांतों से ये डायस्पोरा वहाँ पर हुए। हमारा केवल एक ही ध्यान जाता है शायद गुजरात, जहाँ से हमारी आदरणीय कुलपति महोदया भी ताल्लुक रखती है, परंतु ऐसा नहीं है। पंजाब, जहाँ के लोग कनाडा में काफ़ी हैं, आंध्र प्रदेश हुआ, फिर आपका बिहार हुआ, दुबई भी है, काफ़ी जगह, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करी, बंगाल, पश्चिम बंगाल की बात करी, तमिलनाडु की बात करी और महाराष्ट्र की बात करी। और बड़े ही अच्छी तरीके से मुझे लगता है कि जहाँ का मैं निवासी हूँ, जिनके उसके पास की कवि प्रदीप रहे हैं, तो उनका जो बचपन में कहानी पढ़ी थी तो आंसू आ जाते थे कि जब वो काबुली वाला आता था तो घर में भी जब इस तरह मेवे वाले निकलते थे गली में से तो उनकी दृश्य याद आता था कि ये काबुली वाला वही तो नहीं जो आया है। वो मिनी नाम की लड़की थी, मैं गलत नहीं हूँ, क्षमा के भाव से बोल रहा हूँ, मिनी नाम की बच्ची थी जिसकी शादी में उनको बुलावा आता और शायद उनको जेलवेल हो जाती है कुछ कारणों से। तो वो कवि प्रदीप का गीत ये मेरे प्यारे वतन वो आता है। फिर हम देखते हैं मेरे ख्याल से मैं गलत नहीं हूँ तो नाम की फिल्म थी जहाँ से संजय दत्त पुनः एक बार अपने फिल्मी करियर का जीवंत करते हैं। चिट्ठी आई है, देश परया छोड़ के जाना, पंछी पिंजरा तोड़ के ना जाना, 1986 की मूवी थी। उसके बाद स्वदेश 2004 में। ये परंपरा बॉलीवुड में जिस तरह रही है, मैडम ने उसको पूरा एक संकलन करने का प्रयास किया। इसको कहते हैं विविधता, जो एक अच्छे हमको व्याख्यान में मिलती है और काफी बिंदु हमको आगे बढ़कर देखने के लिए मिलते हैं। फिर शिक्षा पर लौट कर आती हैं कि एनआईओएस की स्थापना भी शायद इसी लक्ष्य को लेकर की गई कि सारे जो भारतीय हैं गाए बगाए कम से कम जो शिक्षा का लक्ष्य है उसको तो प्राप्त करें और अपने आप को वहाँ जिस भी रूप में उसको और विराट स्वरूप प्रदान करें। फिर वो बातें भी करी कि जो हम इंग्लिश वाले लोग एक भ्रम जाल में रहते हैं कि शायद डायस्पोरा हम लोगों से ही केंद्रित है। तो उन्होंने कल भी मुझे बताया था कि ज्ञान के विविध आयाम होते हैं, उसमें भी डायस्पोरा काफी योगदान है। और तोताराम जी हुए, मुंशी अपने हुए, या गांधी जी का जो हिंद स्वराज था, लाला लाजपत राय तक का उदाहरण उनके द्वारा दिया गया। तो लोकल से ग्लोबल, फिर ओवरसीज एडिशंस के बारे में जो आज के युग में चल रहा है, सारे पेपर डिजिटल हो गए। घरों में मना कर दिया गया है कि पेपर को हाथ नहीं लगाना, कोरोना हो जाएगा। तो क्या कहूँ, हमेशा आती है और हमें इस तरह ज्ञान देकर जाती है कि हम दिन भर भी सोचते हैं, सप्ताह तक सोचते हैं और अगला लेक्चर उनका तैयार हो जाता है। हो सकता है 2-3 दिन में हमें फिर कुछ नया उनसे सुनने को मिलेगा, काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। तो कहा भी गया संस्कृत में, श्रद्धाम ज्ञानम ददाति, नम्रता मानम ददाति, योग्यता स्थानम ददाति। तो योग्यता तो खुद स्थान अपना ग्रहण कर लेती है। ऐसी विदुषी कुलपति महोदय के मुखारविंद से, उनके वचनों से हम आशीर्वाद आज हमें प्राप्त हुआ। विद्यार्थियों, मेरे ख्याल से मैं एक चीज और जरूर यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, कुलपति महोदय की आज्ञा के साथ ही करूंगा ये,
कि मुझे उन्होंने 2 किताबें दी थी और मैं अपना ये मोह संवार नहीं पाया। आप तक वो किताबों को मैं 1 मिनट मुझे लगेगा, मैं कोशिश करता हूँ। देवेंद्र जी शायद मेरी मदद भी करेंगे और मैं ये किताबें आप तक दिखाना चाह रहा हूँ कि 2 किताबें हैं जो उन्होंने अभी इनकी रचना करी है। मैं देवेंद्र जी से भी अनुरोध करता हूँ कि यदि वो यहाँ पर आ जाएंगे तो मुझे थोड़ा-सा देवेंद्र जी शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही है। 1 मिनट में पुनः जा रहा हूँ और कोशिश करता हूँ कि वो आपको उनके डेस्कटॉप पर मैं उनको विंडो में नहीं दिख रहा। 1 मिनट रुकिएगा। विंडो क्लोज, एंटायर स्क्रीन में जाएं। एंटायर स्क्रीन में भी नहीं, एक यहाँ पर देखते हैं। ओपन करो। ओपन कर दिया, इसको छोटा कर दो। नहीं छोटा खुल जाओ। देखिएगा, देखिए ये मैं आदरणीय कुलपति महोदय द्वारा प्रथम किताब है जो मैंने देवेंद्र जी के माध्यम से इसका तत्काल आपके लेक्चर के दौरान ही याद आया कि आप सबको इससे क्यों वंचित करूं। यह बड़ा परम सौभाग्य की किताब अभी मैडम ने राकेश सारस्वत जी के साथ में उनको साथ में रख के लिखा है। तो समराइजिंग द हिस्ट्री एंड पर्सपेक्टिव्स ऑफ ग्लोबल इंडियन डायस्पोरा, ये विद्यार्थियों को ही संबोधित करके लिखी गई है कि विद्यार्थियों के लिए एडिशन है ये एक विशिष्ट पक्ष इसका यही है विशेष। और क्योंकि इसमें इन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि जो विद्यार्थी जो अध्ययन कर रहे हैं इंडियन डायस्पोरा में, ग्लोबल इंडियन डायस्पोरा में, वे अपनी जो तमाम प्रश्न हैं उनको यहाँ पर उत्तरों के माध्यम से, विभिन्न चैप्टर्स के माध्यम से इसको संकलन करने का प्रयास किया गया है। इस किताब का अध्ययन में जितना कर पाया उसके अनुसार मुझे काफ़ी ये रोचक और प्रथम दृष्टिया में तो काफ़ी अच्छी और अनुभव मुझे लगता है जो मेरा अल्प है उसमें मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त होने का इसमें मुझे लगता है सहायता प्राप्त हुई है। दूसरी किताब भी मैं आदरणीय कुलपति महोदय से आज्ञा लेकर बताना जरूर चाहूँगा जो अभी रिसेंटली ही है और अभी शायद लॉन्च भी नहीं हुई, पर उन्होंने मुझे एक अच्छे एक रहते हैं ना अकादमिक में हमारा रहता है कि हम हमारा जो कुछ भी होता है उसको तत्काल शेयर करते हैं ट्रांसपेरेंसी के साथ, तो मैं वो भी दिखाना चाहता हूँ। ये किताब भी देवेंद्र जी के माध्यम से ही मैंने अभी करी है। देखिए ये किताब बुक यहाँ पर कोशिश करता हूँ। ये किताब है आप देख पा रहे हैं इंडियन डायस्पोरा रिवोल्यूशनरीज, जिसके बारे में मैडम ने एक हल्का सा भूमिका, क्योंकि इतना बड़ा व्यापक विषय है इसके अंतर्गत लगभग छोटी सी किताब, इसको ट्रीटीज भी कह सकते हैं, एक स्मॉल किताब में गागर में सागर, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेख हैं, लगभग 12 लेख हैं। इसमें थोड़ा सा कहना चाहूंगी नवीन जी, ये किताब को पूरी तरह से रिवाइज करके इसको काफी बड़ा रूप 250 पेज की एक किताब नई तरह से गई है पब्लिशिंग में। अब इसमें खाली इंडियन डायस्पोरा रिवोल्यूशनरीज नहीं है, वो डायस्पोरा फ्रीडम फाइटर्स भी हैं जो अब कहीं पाकिस्तानी गिने जाते हैं, बांग्लादेशी गिने जाते हैं, अफगानी गिने जाते हैं। उस समय तो भारत एक ही था, तो वो सब हैं और उनके मॉन्यूमेंट्स, उनके इवेंट्स और उनके मेमोरियल्स वो भी हैं। तो 4 चरणों में सब संग्रहित करके वो किताब जल्दी आ जाएगी, पब्लिशिंग में चली गई है। ये खाली प्रारूप था एक। जी, तो प्रारूप में ही इतना कुछ था कि उसमें करीब 12 लेख थे और मैंने उनको देखा था करीबी से, तो काफी ऐसे रिवोल्यूशनरी जिनको हम समझते हैं वो डायस्पोरा भी अपने उसमें योगदान में उनका कहीं ना कहीं निहित अपना योगदान है। मैं अब विद्यार्थी अनुरोध करता हूँ यदि कोई उनकी जिज्ञासा प्रश्न है तो वे भी तत्काल अपने प्रश्नों को यहाँ पर लेकर प्रस्तुत हुए। विद्यार्थियों, प्रिय विद्यार्थियों, दिग्विलास जी आप कुछ पूछना चाह रहे थे? सभी उपस्थित आत्मीय जनों को मेरा कैमरा भी ऑन करेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, लाइव इंटरेक्शन हो पाएगा। सभी विद्यार्थियों अनुरोध है। नमस्कार मैडम, गुरुजनों को मेरा नमस्कार। मैडम मेरा प्रश्न ये है, प्रश्न नहीं बट क्यूरियोसिटी, कि एक वर्ड हम सुनते हैं रेड इंडियंस, तो उसके बारे में कुछ बताएं। और दूसरा है हम सुनते हैं कि मूल निवासी, तो मूल निवासी में कई लोगों को ऐड किया जाता है, कई लोगों को ऐड नहीं किया जाता, तो इन दोनों के बारे में हमें बताएं। रेड इंडियंस तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोलंबस जब अमेरिका पहुंचा तो उसको लगा वो भारत पहुंच गया है, तो वहां जो सबसे पहला उसका साक्षात्कार वहां के मूल निवासियों के साथ हुआ, तो उसने उन्हें इंडियंस नाम दे दिया और आज भी उनको उसी सभ्यता के हिसाब से इंडियंस ही कहा जाता है। रेड इसलिए क्योंकि वो उस एक पर्टिकुलर क्षेत्र के निवासी हैं जिसमें उनको संरक्षित कर दिया गया है, तो जो बिल्कुल प्रारंभिक उनके निवासी थे उनको रेड इंडियंस कह के संबोधित किया जाता है।
पर वो खाली कोलंबस के भ्रम के कारण, कि उसको लगा कि वो पहुंच गया है इंडिया और जिनसे मिला उन्हें इंडियन कह दिया, तो वो एक चलता रहा। बाकी उनका हमारे प्रवासी भारतीयों से कुछ लेना देना नहीं है। जो मूल निवासी आप कह रहे हैं, हर देश में कहीं ना कहीं से जीवन की उत्पत्ति हुई है, और जहां से भी जीवन की उत्पत्ति हुई वो उस देश के मूल निवासी कहे जाते हैं। उसके बाद से सभ्यताओं के दो चरण बने। एक चरण जो सभ्यता के नए आयामों को अंगीकार करके आगे बढ़ता गया, और एक वो जो मूल स्वरूप में उस संरक्षित विभाग के निवासी बने रहे। तो मूल निवासी वो हैं जो आज भी प्राकृतिक रूप से अपना जीवन यापन करते हैं, जिनको आधुनिक सभ्यता ने उनको बदलाव नहीं किया है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो हमारे अंग नहीं है या हम उनके अंग नहीं है। ये खाली सभ्यताओं के विभिन्न सोपानों में जो जहां जिस सभ्यता का सोपान के हिस्से बने उसके हिसाब से वो उसमें गिनते आते हैं। पर ये जो आप विभाजन कह रहे हैं ये राजनीतिक हो सकता है, मगर सामाजिक नहीं है। क्योंकि सामाजिक होता तो जीनियोलॉजिकल चेंजेस दिखते, पर ऐसा कोई जीनियोलॉजिकल जेनेटिक चेंज तो कहीं दिखता नहीं है। तो इसलिए वो मूलतः उसी संस्कृति के भाग है। धन्यवाद मैम। प्रिय विद्यार्थियों, मैं समझता हूँ आपके काफी प्रश्न होंगे, आप हमें मेल भी कर सकते हैं क्योंकि समय अभाव है। विश्वविद्यालय अपने उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर है और काफी महत्वपूर्ण मीटिंग आज भी होगी, क्योंकि आप जब आएंगे हो सकता है कोरोना काल के बाद तो काफी कुछ उस पहाड़ी पर जहाँ कभी वीराना दिखता था, हमारे आदरणीय कुलपति महोदया और हमारे बड़े ब्रदर के समान